हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज आपके पास लेके आया हूँ 2020 ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो कि आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, या फिर आप डीडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर और किसी अदर पीएसयू के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की है 2020 टेस्ट सीरीज, जिसमें मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर अपन 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, एक तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के, किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज। दूसरा क्या फायदा होगा? इससे आपको खुद की अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अब तक जो पढ़ाई कर चुके हैं, या ऑलरेडी जो पढ़ाई करके आए हैं, वो मेरे को कितना याद है, मुझे कितनी प्रैक्टिस है उस क्वेश्चंस को डील करने के लिए, पर्टिकुलर नियम्स की। दूसरी बात है, इस टेस्ट सीरीज में मैंने सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर किया है। इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स, इसमें मैंने अकाउंट्स के साथ साथ में इनकम टैक्स, जीएसटी को भी कवर किया है, एफएम को भी कवर किया है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने कवर किया है। इसमें कॉस्टिंग को जो है वो मैंने कवर नहीं किया है। तो कॉस्टिंग का एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अब मैं जो टेस्ट सीरीज आगे लेके आता जाऊंगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते हुए अपन हर सब्जेक्ट के दो दो पांच पांच क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि आपको उसकी अपनी परफॉर्मेंस का पता चल सके। ठीक है, तो आप डेली आप ये देख लीजिए कि एक आपको क्वेश्चन सीरीज जरूर मिलेगी, और आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, इसमें कोई चार्जेस है नहीं है, ये यूट्यूब पे पूरे फ्री है। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाए, रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो इसी के साथ में तेजस कॉमर्स क्लासेस का टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो रेगुलर जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो पोस्ट होती है वो आपको मिल जाएगी। कौन सी एग्जाम्स का कब नोटिफिकेशन निकला है, क्या लास्ट डेट है, कितनी पोस्ट है, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं, तो वो सारा अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएफएम या एबीएसटी से किसी भी टाइप का कोई मटेरियल चाहिए, तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके स्टोर सेक्शन में जाकर आप वहां पर कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में पूछता है। आप ये मान के चलिए कि हर एक कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी वाला एग्जाम हो, या कोई डीडीडब्ल्यू का एग्जाम हो, या किसी पीएसयू के एग्जाम्स हो। ठीक है, उनमें पार्टनरशिप का एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, खासकर की रेशियो से रिलेटेड तो जरूर मिलेगा, क्योंकि एक मैथ का भी पोर्शन कवर कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे admit C into partners for 1/4 share, and the new ratio between A and B is 2:1। The sacrifice ratio is, तो ये कह रहे हैं कि जो ए और बी का जो रेशियो है वो तो आपको दे रखा है ऑलरेडी, कितना ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2, और इन्होंने सी को नया पार्टनर एडमिट किया, कितने हिस्से के लिए? 1/4 रेशियो के लिए एडमिट किया। ठीक है, तो मुझे बताइए रिमेनिंग कितना बचा सी के आने के बाद में? अगर मैं रिमेनिंग शेयर की बात करूं, तो रिमेनिंग शेयर मेरा बचा कितना? 3/4। 1/4 के लिए आ गया तो बचा कितना? 3/4। अब ये कह रहा है कि ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा वो 2:1 में होगा, यानी 3/4 को किस में बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। कौन? ए और बी। क्लियर? चलिए साहब, तो मैं ए का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लूं। एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा, वो कितना होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये हो गया 6/12। ठीक है, ऐसे अपन बी का निकाल लेते हैं। बीज न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये हो गया मेरा 3/12। क्लियर? चलिए साहब, न्यू रेशियो आ गया मेरा ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी, 6/12, 3/12, और सी का कितना दे रखा है? 1/4। अगर मैं एलसीएम निकालू तो मेरा 12 एलसीएम आ गया, यानी 6:3:3, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया? 2:1:2:1, एक मिनट ये लिखने में, 2:1:1। अगर इस क्वेश्चन में ये न्यू रेशियो पूछता तो मेरा आंसर क्या होता कि न्यू रेशियो जो है वो क्या है? 2:1:1 है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो,
और मैं आपको दोनों तरीके से मतलब बता रहा हूं ताकि आपको न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करें तो आप निकाल सको। न्यू रेशियो तो इस तरीके से आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ए का अगर सेक्रीफाइस पता करें तो ए का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस न्यू कितना है 2/4, 2/4, ठीक है। एलसीएम मेरा हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 10, यानी 2/20। ये तो सेक्रीफाइस पोर्शन किसका आ गया, ये सेक्रीफाइस पोर्शन आ गया किसका, ए का। अब बी का सेक्रीफाइस पोर्शन पता कर लेते हैं, बी का ओल्ड कितना है 2/5 माइनस न्यू कितना है 1/4, ये हो गया 20, ये हो गया 8, ये हो गया 5, तो मेरा सेक्रीफाइस पोर्शन कितना आ गया 3/20। तो ए और बी का अगर मैं सेक्रीफाइस पोर्शन कैलकुलेट रेशियो फॉर्म में करूं तो 2/20 इज टू 3/20, तो मेरा सेक्रीफाइस कितना आ गया 2:3, ये मेरा आंसर 2:3 यानी डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए टर्म विच डिस्क्राइब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन है। जो पहला चैप्टर है जो अभी मैं वीडियो क्लासेस ले रहा हूँ उसमें आपको मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यानी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपने दूसरे ऑप्शन को जो छोड़ा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसका जो आपने उस एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए जो आपने कॉस्ट फोरगोन की है, जो आपने छोड़ी है, उसी को हम क्या बोलते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बार्गेन प्राइस फॉर ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नहीं बार्गेन प्राइस नहीं होती। कॉस्ट रिलेटेड टू एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब अपॉर्चुनिटी का रिलेशन ऑप्टिमम से नहीं हो सकता। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो डी ऑप्शन क्या है, द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ी है उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ ए शेयर इज गिवन। आपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ इसमें ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है इंटरेस्टिंग वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू जो अपन निकालते हैं वो निकालते हैं नेट असेट, नेट असेट के बेसिस पे निकालते हैं। वहां पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो पहला मेथड है वो पहला मेथड है नेट असेट मेथड। क्या बोल कौन सा मेथड है, नेट असेट मेथड। ये नेट असेट मेथड से ही अपन इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालते हैं शेयर की वैल्यू। और कैसे निकालते हैं, टोटल नेट असेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, मेरा इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चंस आपको पैटर्न पता चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल नहीं, ये कह रहा है कि साहब जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होती जाएगी तो क्या रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट पे, बिल्कुल नहीं, गलत। द नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सिस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही है। कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कैसे निकालते हैं, सी ए माइनस सी एल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट लार्जर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि जैसा जैसा बिजनेस बड़ा होगा वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बिल्कुल करेक्ट है। वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं जी, करेक्ट है ये भी। तो अब ये जो टाइप है ना ये इस तरह का, ये आपको सीए की पढ़ाई में या बीकॉम की पढ़ाई में नहीं मिलेगा, कि वर्किंग कैपिटल को अपन सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज जो नहीं है ना, ये आप थोड़ा सा इसको मतलब अडॉप्ट करने की कोशिश करो कि मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे पैटर्न कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ मेरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ मेरा बी ऑप्शन है। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म्स मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वहां पर तीन चार तरह की थ्योरी पढ़ी होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये कह रहा है कि कौन सी वो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है जिसमें फर्म की जो वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है।
तो पहला एमएम हाइपोथेसिस, एमएम अप्रोच ये कहती है कि भैया जो आप ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो कर रहे हो इससे टोटल फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि नेट इनकम अप्रोच कहती है कि नहीं, फर्क पड़ता है, रेलेवेंट है। ट्रेडिशनल व्यू भी यही कहता है, ठीक है। तो एमएम हाइपोथेसिस ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चेंजेज है, चाहे आप डेप्ट बढ़ाओ चाहे घटाओ, चाहे इक्विटी की वैल्यू घटाओ या बढ़ाओ, उससे टोटल वैल्यू ऑफ जो फर्म है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ये कौन कहता है? एमएम साहब कहते हैं, ठीक है। एमएम मतलब मोदिग्लानी मिलर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इसी से रिलेटेड है, एमएम अप्रोच से रिलेटेड है। एमएम अप्रोच के अनुसार यानी मोदिग्लानी मिलर डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी जो डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली जो पॉलिसी है, एक हमने आपने सीए फाइनल में पढ़ा होगा वाल्टर मॉडल है, एक एमएम मॉडल है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल इसमें अप्रोच है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एमएम अप्रोच के अनुसार डिविडेंड जो पॉलिसी है कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है। तो एमएम अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड पॉलिसी यानी डिविडेंड पॉलिसी जो आप डिटरमाइन कर रहे हो वो इररेलेवेंट है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो बांटो, नहीं हो रहा है तो मत बांटो। जबकि वाल्टर मॉडल जो है आपको याद हो तो केई यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंपैरिजन करवाते थे कॉस्ट ऑफ रिटर्न से, यानी के आर से रिटर्न वो करवाते थे कि आपका जो रिटर्न है रिटर्न से ज्यादा अगर आपकी के आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, तो आपको वहां पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। तो मोदिग्लानी मिलर के अप्रोच के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है? इररेलेवेंट होती है। क्या होती है? इररेलेवेंट होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है Which of the following is correct? Liquidity ratio measure long-term solvency of a firm concern. तो लिक्विडिटी रेशियो तो शॉर्ट टर्म करता है, लॉन्ग टर्म थोड़ी करता है। इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट, बिल्कुल नहीं। इन्वेंट्री तो हटा देते हैं, लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपने स्टॉक को क्या कर दिया? हटा दिया, तो वो तो पार्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। रूल ऑफ थंब फॉर एसिड टेस्ट रेशियो यानी वही लिक्विड रेशियो वो 2:1 नहीं होता है, वो क्या होता है? 1:1 होता है। तो ये भी गलत हो गया। द अमाउंट ऑफ ग्रोस असेट इज इक्वल टू नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नहीं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में तो क्या हो गया? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में तो क्या हो गया? करंट असेट प्लस फिक्स असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जबकि ग्रोस असेट का मतलब क्या होता है? ग्रोस असेट का मतलब होता है करंट असेट प्लस फिक्स असेट। तो ये भी क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया, यानी चारों ऑप्शन मेरे गलत है, तो नन ऑफ द अबव। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें कि भाई कोई ज्यादा लॉजिक वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए जी, आता अगला, इफ ओपनिंग स्टॉक इज ₹10,000, नेट परचेज ₹70,000, वेजेज आपका दे रखा है 2500, कैरी इनवर्ड दे रखा है 500 एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 15,000, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 10,000 रुपए का। परचेज कितने की है? 70,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कैरीज इनवर्ड कितने का दे रखा है? वेजेज दे रखा है 2500 और 500, 2500 प्लस 500 कितना हो गया? 3,000 रुपए हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है माइनस का, अब माइनस करेंगे अपन 15,000 रुपए, ठीक है। तो आ जाएगी मेरी नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 10 और 70 ये हो गया मेरा 80, 80 में 3,000 में जोड़ूंगा तो 83, 83 में से मैं 15,000, 83 में से मैं 15,000 क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 68,000, यानी मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए जी, ये मेरी होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए हाई पे आउट रेशियो इंडिकेट? हाई पे आउट रेशियो मतलब आपकी अर्निंग में से डीपीएस अपॉन ईपीएस, आप जितना अर्न कर रहे हो उसमें से कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर हाई पे आउट रेशियो है, आपका ज्यादा डिक्लेयर कर रहे हो, ज्यादा आपका रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या आप ज्यादा कमा रहे हो? हाई अर्निंग पर शेयर? नहीं,
ये भी तो हो सकता है कि हम लॉस में और फिर भी हमारे पास में जो भी आ रहा है वो सब अपन बांट रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में कम प्रॉफिट है तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द मैनेजमेंट इज नॉट क्लोजिंग बैक एनफ प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट बात। इसका मतलब यह है कि आप बांटे जा रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट जो भी हो रहा है, चाहे कम हो रहा है चाहे ज्यादा हो रहा है, उसे आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप वापस से उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हो। इसका मतलब ये आप ज्यादा दे रहे हो। द मैनेजमेंट इज क्लोजिंग बैक प्रॉफिट, द मैनेजमेंट इज क्लोजिंग बैक, क्लोजिंग देखो इसमें नोट नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉफिट को ये इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं, अगर इन्वेस्ट करते तो फिर डिविडेंड ज्यादा नहीं बांटते ये, ठीक है, तो ये भी गलत है। द कंपनी इज अर्निंग हाई प्रॉफिट, नहीं, इसका मतलब भी गलत है, ठीक है, कि ज्यादा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है मेरा। हाई पे आउट रेशियो का मतलब है कि आप जो पैसा आप कमा रहे हो उसको वापस से बिजनेस में क्या नहीं कर रहे हो, री इन्वेस्ट आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो कई बार जो ऑप्शन है ना पढ़ने में गलती कर देते हैं अपन, वो पूछ रहा है आपसे कि क्या ट्रू है, तो अपन को ट्रू के बारे में पता करना है। तो ट्रू के लिए पहला पॉइंट दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न, गलत। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे नहीं अफेक्ट करता प्रॉफिटेबिलिटी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न डायरेक्टली, नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न इनडायरेक्टली, बिल्कुल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट डायरेक्टली, बिल्कुल करेक्ट है। बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न डायरेक्टली, नहीं, ये भी गलत है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो हो सकता है राइट ऑफ वाला भी पार्ट आ सकता है, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी आ सकता है, इसलिए वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। डायरेक्ट जो खर्चा आपने खर्च किया है वो डायरेक्टली पीएनएल में नहीं आता, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने जो भी किया है वो डायरेक्टली कहां आता है, पीएनएल में आता है, ठीक है जी। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है रिकंस्ट्रक्शन, ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी टेक प्लेस, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं, जब कंपनी लॉस में होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है जब कंपनी अंडर कैपिटल, नहीं, अंडर कैपिटलाइज होती है तब तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द कंपनी हैज इनकर्ड हैवी लॉसेज व्हिच मस्ट बी रिटर्न ऑफ, बिल्कुल, जब कंपनी लॉस में होती है तब हम पूरी कंपनी की स्थिति को चेंज करते हैं, उसकी पूरा जो भी लॉसेज होता है या ओवर कैपिटलाइज हो रखी है तो उसको अंडर कैपिटलाइज, मतलब उसको सही वैल्यू पे करेक्ट करते हैं। द कंपनी जो ओवर कैपिटलाइज, बिल्कुल, अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज हो रखी है तो आपको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। व्हेन कंपनी इज अर्निंग हाई प्रॉफिट, नहीं, हाई प्रॉफिट में तो रिकंस्ट्रक्शन करते नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखिए जरूर, आपके पीएसयू एग्जाम में जो भी आने वाली एग्जाम्स है जो 2023 में होगी, या फिर जो अभी आप करंट में कोई एग्जाम अपियर कर रहे हो तो उसमें भी फाइनेंस एक्ट 2023 के अमेंडमेंट जरूर आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023, व्हाट इज द रिवाइज्ड थ्रेशोल्ड फॉर गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड इन द केस ऑफ ए बिजनेस एंड प्रोफेशन if at least 95% of the receipt payment are in non cash mode, यानी अगर आपकी रिसिप्ट 95% से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही है, केस बेस पे नहीं हो रही है, आपके फोन पे से हो रही है, पेटीएम से हो रही है, नेट बैंकिंग से हो रही है, तो फिर वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट कराने की लिमिट क्या है, तो अभी फाइनेंस एक्ट में कितनी कर दी है, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ से नीचे नीचे को आपकी ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अमेंडमेंट बहुत अच्छे से करना है और मैं आपको सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड मैं सब करवा दूंगा, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रेंज फॉर स्मॉल एंटरप्राइज इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से जो रिलेटेड है उसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड की उसकी स्मॉल एंटरप्राइजेज की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, 10, ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट है आपकी 10 करोड़ से 2 करोड़ रुपए, स्मॉल एंटरप्राइजेज की जो डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द चेंज ब्रोट अबाउट द अमेंडमेंट टू सेक्शन 35D, तो पहले बात तो 35D क्या होता है, 35D होता है हमारा इसके बारे में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के बारे में, जिसमें 5 इंस्टॉलमेंट पे अपन वो करते हैं। इसमें एक नई कंडीशन इन्होंने एक चीज ऐड की कि जो भी आपका जो प्रपोजल है, जो एक्सपेंस जो आप इनकर किए हैं, पहले क्या होता था वो बोर्ड से आपका अप्रूव होना चाहिए, तो वो वाली जो कंडीशन है वो अब क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है।
आपको अब बोर्ड से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप उसे बिना उसके बोर्ड के अप्रूवल के भी क्या कर सकते हैं, उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रपोज थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टोटल इनकम एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एसएससी ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अगर आप न्यू ऑप्शन में जाते हो, न्यू रिजिम ऑप्ट करते हो, तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आप कोई भी टैक्स से नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए जी ये भी आपका हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रपोज हाईएस्ट सरचार्ज, व्हाट इज द प्रपोज हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव ₹5 करोड़ अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। पहले 37% हुआ करती थी पहले प्रीवियस, अब उसको चेंज करके कितना लेके आ गए हैं, 25% पे लेके आ गए हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो जो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी जो सरचार्ज की जो रेट है वो मैक्सिमम कितनी रहेगी, 25% रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, which type of entity is not eligible for the alternate tax regime as per the Finance Act 2023। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में कवर नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, न्यू टैक्स रिजिम में जो है वो इंडिविजुअल आता है, एओपी आता है, बीओआई आता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स आते हैं, एचयूएफ भी आता है उसमें। ठीक है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो नहीं आती। ए पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिट लेवीज रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न फ्रॉम जीएसटीआर 4 ऑन और बिफोर 18th डे ऑफ द सक्सेडिंग क्वार्टर। क्वार्टर के खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 18 तारीख से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल कर देनी है आपको। ठीक है, और कौन से फॉर्मेट में होती है, जीएसटीआर 4 में होती है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन एक सेक्शन से रिलेटेड है जीएसटी का। ठीक है, विच सेक्शन गवर्न द प्रोविजन रिलेटिंग डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 12, ये बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज मेंटेन्ड इन फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो मेंटेन होता है वो किसमें होता है, जीएसटी पीएमटी 2, जीएसटी पेमेंट 2 जो फॉर्मेट होता है उसमें कौन सा लेजर मेंटेन होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, फटाफट से अपन ने देखे थे। इसमें आज थोड़ा सा ज्यादा लग गया अपन को टाइम स्टार्टिंग करने में, बट आप ये मान के चलिए कि अपन जो नेक्स्ट जब क्लास इसको करेंगे तो इसको 10 मिनट में 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे, और डेली एक 20 क्वेश्चंस की सीरीज जरूर लेके आएंगे। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कि वाकई में ये सीरीज यूजफुल है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसको कंटिन्यू रखिए, ताकि रोजाना आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, थैंक यू।